इस वीडियो में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, पेज नंबर 18 से पेज नंबर 23 तक। तो पेज नंबर 18 पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह या क्रांति का प्रारंभ, स्वतंत्रता संग्राम, इसे चाहे जो नाम दे दीजिए, भारतीयों की वीरता और अदम्य साहस की कीर्ति स्तंभ है। 1757 में प्लासी की कटपूर्ण जीत से जिस ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई, उसे एक बार तो भारतीयों ने पूरी तरह हिला ही दिया था। यद्यपि यह विद्रोह पूरी तरह सफल न हो रहा, पर इसे असफल बताना भी अन्याय होगा। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ, जब मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रश्न पर अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला, अपने साथियों को रिहा करवाया और दिल्ली की तरफ बढ़ निकले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को, जिनके पास मुगलों का नाम व गद्दी तो थी परंतु सत्ता नहीं थी, नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी कर लिया। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका था। इसलिए कभी कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं, परंतु आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो एक कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापकगत नीति, अर्थात यदि कोई शासक बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेती थी, और वेलेंजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वेलेंजली की सहायक संधि की नीति। वेलेंजली की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत देशों, राज्यों को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था, और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती तथा बदले में ब्रिटिश सरकार का उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। सहायक संधि को सर्वप्रथम 1789 से 1798 ईस्वी में हैदराबाद राज्य शासक निजाम अली, फिर क्रमशः 1799 ईस्वी में मैसूर शासक कृष्ण राय, 1799 ईस्वी में तंजौर शासक सरफरोज द्वितीय, 1801 ईस्वी अवध शासक सादत अली, 1802 ईस्वी में पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय, 1803 ईस्वी में भोंसले शासक रघुजी भोंसले, 1803 ईस्वी में सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया ने स्वीकार किया। डलहौजी ने अपने व्यापकगत नीति द्वारा राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, इन सभी राज्यों को व्यापकगत नीति के तहत हड़प लिया गया था। साथ ही अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से उतार दिया। 1856 ईस्वी, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 ईस्वी में ही अवध के बारे में घोषणा कर दी थी कि यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कलकत्ता के मटिया बुर्ज गार्डन रिच भेज दिया गया। इस घटना के समय एक अंग्रेज प्रेक्षक ने अवध के बारे में लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे देह से जान जा चुकी है। अवध के विलय ने बंगाल आर्मी में व्यापक असंतोष पैदा किया, क्योंकि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस न होने पर भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र था, न कि आश्रित राज्य। इसी प्रकार उदयपुर और बघाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजरदाना, सिक्कों पर नाम खुदवान आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त करवा दिया। साथ ही 1849 में भी ईस्वी में कहा गया था कि बादशाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास में रहने का आदेश दिया।
1852 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र नाना साहब धुंतु पंत को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए पेशवा को मिलने वाले 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब को अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर के पास बिठूर के ब्रह्मावर्त में रहने के लिए बाध्य किया गया। इन सब कार्यों से आमजन में के मन में अंग्रेजों के प्रति की एक घृणा की भावना भर गई थी। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में रहने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को भी अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में से अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे जिन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, सामान्य सेवा शर्त अधिनियम 1856 ईस्वी तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। इसी प्रकार डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी द्वारा सैनिकों को दी जाने वाले निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी का काम कर दिया। कैनिंग की 2 घोषणाएं थी, सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म विरुद्ध समझते थे। सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने दिसंबर 1856 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ध्यान दें, विवादित एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में 1856 के अंत में शुरू हुआ, किंतु ब्रिटिश सेना में इसका प्रयोग 1853 में ही प्रारंभ हो गया था। उस समय ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ हेनरी हार्डिंग था, जो 1844 से लेकर 48 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1857 की क्रांति का घटनाक्रम। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि, कुछ विद्वानों के अनुसार 31 मई 1857 ईस्वी से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि कमल व चपाती बांटकर इस गुप्त योजना का प्रचार किया गया था। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। विद्रोह का प्रसार। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह तब शुरू हुआ जब 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह ने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की और रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया।
दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में फैल गया। देखते देखते विद्रोह ने अपने चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को ले लिया। सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। दिल्ली में जफर ने शाहजादा जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में उनके स्थान पर बख्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर नाममात्र का शासक रहा और विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के हाथों में रहा, जिसका मुखिया बख्त खां था। इस समिति के प्रशासकों में 6 सैनिक तथा 4 गैर सैनिक अधिकारी थे। अपने पुत्र जीवन को बादशाह ने वजीर के पद पर नियुक्त किया। अपने पुत्र जीवन बख्त को बादशाह ने वजीर के पद पर नियुक्त किया, किंतु शहर का असली शासन कोतवाल शेख रजब अली के हाथ में था। कानपुर 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोदू पंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की। नाना साहब ने खुद को मुगल बादशाह का पेशवा प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अंततः नेपाल चले गए, जहां से वे जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते भी रहे थे। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के संयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 21 सितंबर 1857 दिल्ली पर पुनः अधिकार 20 सितंबर को एक हो गया था। को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। हडसन ने वहां शरण लिए हुए बादशाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल व मिर्जा हिजर सुल्तान तथा पौत्र मिर्जा अबू बकर को जान बख्शने का आश्वासन देकर गोली मार दी। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा। वहीं उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वहीं पे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी 1862 में। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल, इसे महक परी भी कहा गया है। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहाँपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपनी साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। लक्ष्मीबाई ने अपने पति गंगाधर की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी न स्वीकार करने के कारण बागी हो गई थी, परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, इसे महल परी भी कहा गया है, की मृत्यु पर जनरल ह्यू रोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्मरानी का। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नरवर चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। जगदीशपुर आरा बिहार में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह बिहार का सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया। उन्होंने विद्रोह का झंडा को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो गए।
कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोमैया में इनकी राजा जगन्नाथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। कालांतर में इन्हें फांसी दे दी गई। असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदेपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ। मनीराम को फांसी हो गई। उड़ीसा में सलम्बरपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। ठीक है, उसके बाद 1857 का विद्रोह एक नज़र में है, टेबल ध्यान से देखते हैं अपन। स्थान विद्रोह दिनांक और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी। दिल्ली बहादुर शाह और बख्त खां। 11 मई 1857 विद्रोह को चलने वाले अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन। कानपुर, स्थान कौन सा? कानपुर में विद्रोह हुआ। विद्रोह किया नाना साहब और ताजा टोपे ने 4 जून 1857 को, और अधिकारी थे कुचलने वाले कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857 कॉलिन कैंपबेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई ताजा टोपे 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर कुंवर सिंह 12 जून 1857 विलियम टेलर और विसेंट आयर। फैजाबाद मौलवी अहमद उल जून 1857 जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद लियाकत अली 6 जून 1857 कर्नल नील। बरेली खान बहादुर खान बख्त खां जून 1857 विसेंट आयर और कैंपबेल। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 और जनरल रेनार्ड। विद्रोह की असफलता के कारण 1857 का विद्रोह, इसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के अदम्य साहस के बावजूद भी असफल रहा, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। योग्य नेतृत्व का अभाव, सुनियोजित नेतृत्व का अभाव, कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों को मदद देना, अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता, और विद्रोह का स्वरूप क्या था? विद्रोह का स्वरूप को लेकर विद्वानों में भारी मत भिन्नता है। इसके स्वरूप को लेकर प्रमुख मत इस प्रकार है। सैनिक विद्रोह के प्रतिपादक थे जॉन सिलेज, जॉन लॉरेंस, वी स्मिथ, मॉलसेन, होम्स, ट्रेविलियन, मुंशी जीवनलाल और सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम स्मिथ, डब्ल्यू टेलर। सामंतवादी प्रतिक्रिया मेलिसन, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली। सभ्यता व बर्बरता के टी.आर. होम्स। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध एल.ई.आर. रीच। राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद और गोरी व काली नस्लें जे.जी. मेंडले। विद्रोह के स्वरूप के बारे में डॉक्टर R.C. मजूमदार का बड़ा कथन बड़ा प्रसिद्ध है। उनके अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह के परिणाम 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अपने हाथ में ले लिया, जब भारत का शासन एक भारत सचिव व उसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल को दे दिया गया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, जिसके अनुसार अंग्रेज अब भारत में अपनी विस्तारवादी नीति त्याग देंगे।
भारत का गवर्नर जनरल ही विदेशी राज्यों हेतु वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन गया। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया, जिसके सिफारिशों के आधार पर भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें: 1857 सुरेंद्र नाथ सेन, द सीओपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मजुमदार, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड द इंडियन रेनासियंस, रमेश चंद्र मजुमदार, थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857, शशि भूषण चौधरी, द ग्रेट रेबेलियन, अशोक मेहता, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, जी.वी. मेलसेल, हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया, जे.डब्ल्यू. कॉय, माझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जी.बी. मॉलिसन, द इंडियन म्यूटिनी 1858, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, अ हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वॉर इन इंडिया, सर जॉन के। यह भी जानना है इसमें, यह भी जानने में, सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापूजी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। गोवा में दीपूजी रांगा, बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद वलीदाद खां, मुलबागल स्वामी ने कोयम्बटूर, अरुणगिरी कृष्णा ने चिंगलपुट, गुलाम गौस एवं सुल्तान बख्श ने मद्रास, भीमराव और मुडरगी एवं छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदारों व शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद भी की। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों की पुस्तक लिखी, जिसका नाम है असबाग बगावते हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई। उसमें विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार, डॉक्टर ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में भारतीय सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने वाला का कार्य डॉक्टर मजुमदार को सौंपा, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रथम भाग के प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। डॉक्टर मजुमदार 1955 ईस्वी में सरकारी इतिहास लेखन के कार्य से अलग हो गए। उन्होंने अपने ग्रंथ को पूरा कर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया। इसके बाद सरकार ने कार्य डॉक्टर ताराचंद को सौंपा। ताराचंद की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित करवा दी। अतः डॉक्टर ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सहकारी इतिहासकार हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास S.N. सेन ने लिखा। इनकी पुस्तक 1857 सरकारी पुस्तक है। किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? लाला लाजपत राय। प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और द्वितीय सूची 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा धारित पद का विवरण देती है। सूची 1, सूची 2, कर्नल मिशेल बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। जनरल हीरेसी बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। जनरल हैविट जो है मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। और ह्यूज व्हीलर विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 10 मई 1857 को जिस दिन भारत में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हुआ, उस दिन कौन सा वार था? इतवार। 1857 से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस था चुन्नी लाल। शाही अखबार नवीस था चुन्नी लाल। 1857 की क्रांति पर S.N. सेन द्वारा लिखे गए सरकारी
इतिहास की प्रस्तावना लिखी थी? मौलाना आज़ाद ने। 1857 की क्रांति में देशी राजाओं की भूमिका, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1857 क्रांति में असफल का सबसे प्रमुख कारण क्या था? योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था? अजीमुल्ला खान ने। कौन सा प्रसिद्ध उर्दू शायर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था? मिर्जा गालिब। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा अनुमोदित नहीं किया? करौली। 1857 की क्रांति के दौरान कौन प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार भारत में उपस्थित था? अर्नाल्ड रसल। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामर्सन। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट भेजी? बिशप हैबर ने। अवध की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट आउट्रम ने भेजी थी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? एस एन सेन ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस नायक का नाम अख्तर पिया था? नवाब वाजिद अली शाह। 1857 के विद्रोह में किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था? बख्त खान। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किस फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय व एक शपथ भंग के कार्य चारों ओर से ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? नाना साहब ने लिखा है। किसने लिखा? नाना साहब ने। किस भारतीय विचारक ने कहा कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव माना है? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खान। इनफील्ड राइफल भारत के किस वर्ष प्रवर्तित की गई थी? 1856 में। 1857 की क्रांति के समय शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। श्यामल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांवों में फैला हुआ था। जुलाई 1857 ईस्वी में शामल वीर गति को प्राप्त हो गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले सारे मौलवियों में से एक थे। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिनमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधियों को कहा जाता था। उन्हें ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन अंग्रेज अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। 1859 में टॉमस जोन्स बारकर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम नामक चित्र बनाया था। पेज नंबर 23 तक हुआ है ये।
टॉपिक नंबर 2 इसमें कंप्लीट है। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी नाथ।